सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हम सबकी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हमारे गांव में, मैं अपने गांव की बात करता हूँ, पंडित जी के साथ में जो वाहिद चाचा जाते हैं वो सत्यनारायण की कथा वैसे ही कहलवाते हैं, वो रामायण में वैसे ही पार्टिसिपेट, उनको हिंदू मूल के संस्कार बहुत अच्छे से पता है किसी नौजवान की तुलना में, और वो 5 वक्त की नमाजी भी है। ये हमारे देश का कल्चर है और हम सबको मिलकर ये सोसाइटी बचाना है, और वो तभी बचा पाएंगे जब इसी तरीके की जनसंसद हम अपने हर गांव में बहाल करेंगे। अगर ये जनसंसद बहाल हो जाएगी तो जो हमारा नेता है वो आवारा नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े कारपोरेट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर को टारगेट दिए जाते हैं भाई कि आपको इतने पैसे बना के हॉस्पिटल को देने हैं या संस्था को देने हैं, तब आपको एक बड़ा मोटा पैकेज सैलरी के रूप में दिया जाएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टुडे न्यूज। मैं राजकुमार पांडे। यूपी लाइव टुडे एवं बी इंडियन फाउंडेशन की एक नई पहल है जन संसद। जनता की अदालत में हम आपके सवालों पर आपके लिए जनता के बीच में हम जाएंगे और लोगों से जानेंगे कि लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसको लेकर सरकार कितना गंभीर है, लोगों की जो गंभीर समस्याएं हैं उसको लेकर जो जनप्रतिनिधि है सरकार है वो कितना गंभीर है। इन्हीं सारे तमाम बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि लगभग प्रत्येक रविवार को अनेक जगहों पर जो है जनसंसद लगाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके यहाँ जनसंसद लगाया जाए तो नीचे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। और एक दूसरे की परवाह न करने के कारण हमारे समाज की दुर्गति हो रही है, जिसको हम कहते हैं कि भाई सोसाइटी में स्वार्थ बढ़ गया है। सोसाइटी में आज भी त्याग करते हैं, त्याग करने वाले लोग हैं। कैसे? पूरे देश का पेट आज भी हमारे खेत भर रहे हैं। वो खेत आपके गांव में भी है, हमारे गांव में भी है, हम सबके गांव में। आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों का पेट भर रहे हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों का ही पेट नहीं भर रहे हैं, हम लोग दुनिया के कई मुल्कों में अनाज को भेज रहे हैं और दुनिया के कई मुल्कों का भी पेट भर रहे हैं। तो वो मेहनत करने वाले खेत में वो हमारे ही लोग तो हैं, उन्हीं के श्रम से ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ जो है बिखर गया है, खराब हो गया है। ये सब अच्छा हो सकता है, सिर्फ हमको आदत लगानी पड़ेगी कि हम सब मिलकर बैठें और तमाम सामाजिक समस्याओं पर, तमाम सामाजिक अच्छाइयों पर, बुराइयों पर, हर न्याय पर, समानता पर, हर चीज़ पर चर्चा करें। इस चर्चा करने का नाम है जनसंसद। दौर कैसा है और इसके पहले का दौर कैसा था? पहले का दौर ऐसा था, लोग एक दूसरे से मिलते थे, घरों में उठते बैठते थे। अभी काफ़ी लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं और एक दूसरे में काफ़ी मिलन कम हो गया है। अच्छा। पहले दौर बहुत अच्छा था, अभी ऐसा है नहीं। लोग कट रहे हैं, एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, अपनी समस्या एक दूसरे को बता नहीं रहे हैं, डर रहे हैं। अच्छा चाचा, हर कोई यही कह रहा कि पहले का दौर अच्छा था, तो उस दौर को हम लोगों ने क्यों जाने दिया, या वो दौर कैसे आ सकता है? पहले का दौर जो था जी, पहले के दौर में और इस दौर में अंतर यही है, जैसे पहले पंचायतों में सरपंच हुआ करते थे जी, तो जो पंचायतों में नहीं निपटा था गांव में, वो सरपंच के यहाँ पेश होता था। अच्छा। और हर न्याय पंचायत में 2-4 लोग प्रतिष्ठित लोग, चाहे न्यायप्रिय लोग कह लीजिए जो भी। हाँ। और उस समय जातिवाद हावी रही थी। अच्छा। इस जातीय जहर जो कैंसर हो गया है समाज के लिए जी, ये हावी नहीं था जी। आज के दौर में है कि आप पंचायतें आज भी होती है, ऐसा नहीं पंचायतें नहीं होती। हाँ, लेकिन आज के जो है पंचायतें हुई, मान लीजिए जैसे हम पंचायत करने गए तो हम तो पंचायत करने गए तो जो दो पक्षों मामला है, जो न्याय होगा वही कहेंगे जी। अब हम तो निपटा के मान लीजिए चले आए, अब वहाँ कहीं कहीं कड़ाई भी करनी पड़ती है, मामला निपट भी जाता है, तब तक हमारा विरोधी पहुँच जाता है कि उनका नाव कैसे भैया है, कहीं तो साथ अन्याय हुई, वो लेके पुलिसिया कार्रवाई करा दी। तीसरा पछाया कहीं जाए ऐसे काम निपटी, चलो वकील साहब को लगे लेके मुकदमा करा दे, तो जो पंचायत करने वाले ऐसा नहीं कि व्यक्ति नहीं है समाज में, अब वो जाने से कतराने लगे। ये जातीय जहर जो है इस समाज को न इकट्ठा रहने देगा, जब तक ये जातिवाद नहीं खत्म होगा कुछ नहीं होगा। क्या नाम आपका? अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो है इंसाफ जो है लोग अब जात देकर, चेहरा देकर करने लगे, क्या कहेंगे आप इस पर? भाई करने तो लगे हैं, लेकिन लोग कतराने लगे हैं कि अब यहाँ मैं सही बोल दूंगा तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमारे खिलाफ मुकदमा करा देंगे, वो इससे लोग डरने लगे हैं। अच्छा, सही बोलने से भी लोग डरने लगे हैं। और पहले ऐसा नहीं था, पहले प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनकी बात लोग मान लेते थे, अगर बोलकर चले गए हो
तो दोनों पक्ष मान लेता था और हंसी खुशी रहते थे। अच्छा। अब बस यही हो गया है कि पंचायत भी हो रही है तो लोग धीरे से चौकी यहाँ वहाँ पहुँचा दे रहे हैं, या 112 वगैरह चल रहा है इसमें फ़ोन कर दे रहे हैं, तो लोग बात धरी धरी रह जा रही, न्यूज़ उठा ले जा रही लोगों को। समस्या का हल नहीं, समस्या हल नहीं हो रहा, लटकी रह जा रही है। लटके को 50 साल लटकते रह रहे हैं और मुकदमा लड़ के मर जा रहे हैं और समस्या वही पड़ा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फखरुद्दीन है। ठीक है। आपको क्या लगता है कि आज के दौर में जो कुछ प्रमुख समस्याएं हैं उनको लेकर सरकार कितनी सचेत है? सबसे पहले तो मैं आपकी इस पूरी टीम को हृदय से बधाई देते हैं कि आप कम से कम इस नई पुरानी पीढ़ियों को या नई जन चेतनाओं को जागृत करने के लिए आपने प्रयास किया है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और रही बात सरकार की, तो सबसे पहले सरकार तो डिपेंड करती है हम लोगों की विचारधाराओं पे। सबसे पहले जनता को स्वयं जागरूक होना होगा कि हमें चाहिए क्या। अगर हमारे बीच में जनप्रतिनिधि आते हैं और अगर उनसे हम निस्वार्थ भाव से अपनी मूलभूत सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, ये हमारी सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह निश्चित ही चाहे जहाँ जिस भी क्षेत्र में रहेगा वो सफल रहेगा, और वो सफल रहेगा तो हमारे राष्ट्र का विकास होगा, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। अब आजकल जिस तरह से सरकारें खाद्यान्न निःशुल्क दे रही हैं, ठीक है आप दीजिए, लेकिन जो उसके पात्र हो उसी कैटेगरी बिल्कुल होना चाहिए कि जो उसका उपयोग करें, जिनको जरूरत है। लगता है कि लोग एक अपाची गाड़ी सी और एप्पल की मोबाइल लेकर के और गल्ला लेने गए निःशुल्क वाली और लेके आए भेज दिए, तो ऐसे लोगों को नहीं जानते स्वतः। ये सबसे बड़ी समस्या हमारी आपकी स्वयं की है। जब हर व्यक्ति हृदय से ईमानदार होगा, उसके अंदर ये भावना होगी कि अगर कोई योजना है तो वो योजना ऐसे लोगों के लिए जो उसके पात्र हो उनके लिए आवश्यक है, ना कि हमारे लिए है। और जब हम स्वयं अपने हृदय से ईमानदार होंगे, फिर सरकार स्वयं मजबूर हो जाएगी हमको उस योजनाओं को लाभ देने के लिए। जैसे भी आप डॉक्टर साहब ने कहा कि आज की मेन समस्या हमारी क्या कैंसर की है और इन्वायरमेंट की है। इस वर्ष जो गर्मी हुई है, हर कोई कह रहा था पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने का समय आया है। अब अगर इस समय हम जागरूक हो जाएं और सभी लोग ये संकल्प ले लें, हर एक व्यक्ति, कि हमें 2 पेड़ 4 पेड़ लगाने हैं, और ऐसे पेड़ जिसमें कोई हमारा स्वार्थ निहित ना हो। अभी भैया ने बताया कि हम लोग पंचायत करते हैं और पंचायत में कोई और आदमी आ गया उसको लगा दिया, वो पंचायत समाप्त नहीं होती है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम आप आम जनता की है। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारा परिवार ही क्यों ना हो, हमारा भाई क्यों ना हो, वह सत्य सुनने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी दुखद है। चाहे वो हमरे अपने परिवार के प्रेम में हो, या जातिवाद के प्रेम में हो, या राजनीतिक अपने लाभ के लिए हो, ये गलत है। जहाँ न्याय की बात हो वहाँ निष्पक्ष, अगर कोई भी काम आप निष्पक्ष भाव से और किसी के परिणाम किसी के हित में जाए, लेकिन अगर कहीं आप बैठे हो और आपको लगता हो कि यहाँ विवाद है और उन विवादों को सुनने के बाद आपके सामने समस्या आए कि नहीं ये निष्पक्ष है, तो वहाँ आप बिल्कुल निष्पक्ष उस बात को कहिए बिना किसी डर के। क्या नाम आपका? शैलेंद्र कुमार पाठक, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। हमने लोगन के एक आदत में भाई देखा, उ नेता कैसन माने कौनो मतलब नहीं खे, वो हमरे जात के हैं कि नहीं ये महत्वपूर्ण बा। गांव में उनके जात के नेता है कि नहीं है, वो विधायक जी कैसन माने, सांसद जी कैसन माने, इसे कौनो मतलब नहीं खे, वो हमरे जात का है कि नहीं, ये से ज़्यादा मतलब है लोगन के। चाचा क्या लागत है आपके कि, और आप देख नहीं पाइए, अगर भगवान ना करे आपके अगल बगल पड़ोसी में, परिवार में या कहीं किसी को कैंसर की बीमारी हो जाती है, तो परिवार इलाज करा ले जाएगा, ये व्यवस्था क्यों नहीं है? तो आपस में बनिष्ठता की वजह से नहीं हो पाया, नहीं तो आपस चंदा लगा के लोग सारा काम कर लेते। किसी के यहाँ किसी की लड़की शादी है
तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग अरे सारे अपने लड़की के सरिया काहे नहीं करते, लाभ जो बा थोड़े थोड़े चंदा लगा के केहू के घरे क्यों गरीब परिवार मर जात रहा, अरे हे थोड़े थोड़े इंतजाम देते रहे व्यवस्था जो है तो कमवा निकल गया। ऐसे ऐसे लोग रहा, लेकिन आवाज़ छुआ छूत तमाम भेदभाव है। और ये अंग्रेजन के दिन हुई, ये अंग्रेज जो बा आपस में लड़ाई के चला गया। अच्छा। चाहे देखा जाए लड़का जब पैदा होती तो समय ना होती निकाले थे नार डाले थे, और वही काज में छूट नहीं हुई। बिना दोहराइन के रुपया का दिया ना हो तो चीनी जो है धीरे धीरे, लेकिन हम अछूत मान लिए। तो ये तमाम सारी कुरीतियाँ, हाँ उनको सम्मान न देना। जो चुड़ियान चाची होती थी, जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है, वो मोहम्मदन से जो है हुआ करती थी। हाँ मोहम्मदन से हुआ था, तो आके चूरी होना चाहिए। लेकिन अब तो सरकार कह रही है कि ठेला भैया नाव लिखे पड़ी, तो कैसे नाव नवो लिख जाए और ये भेदभाव भी खत्म हो, ये कैसे होगा? भेदभाव कैसे खत्म हुए, खाली लालच खत्म नहीं करेगी। अच्छा। अब जो लालच लोगों के अंदर हो जाएगा कि हम है चाहिए, हम हो चाहिए, हम हो चाहिए, तो अच्छा, इस सरकार के जैसे माना जाए भैया कहा ना कि हमनी के गांव में जो बड़े बड़े लोग करत थे, बड़े बड़े नेता करत थे, और वह लोग देख कर सीखा थे। तो हम लोग जब चाय पीते हैं या कोई गिलास होता है तो उसको कहीं डस्टबिन में डालने की जगह ढूंढते हैं। ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया इसी सरकार में। अब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो है स्वच्छता का आप देखते हैं कि एक जो है वो स्वरूप और एक आदत सी आ ही गई है अंदर। इसको ख़त्म करने के लिए जो आप कह रहे हैं कि जात पात, इसको ख़त्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हम आप जागरूक नहीं होंगे। जब तक हम जागरूक नहीं, कोई भी सरकार कुछ हाँ, देखा चाचा उस स्वच्छता वाला आदतिया जो सरकार शुरू की तब आया रहा जरूर आ रहा, लेकिन ओकर हम नकल की। तो ऐसा कुछ सरकार नहीं करती बात कि जो नकल कही के हम लोग जात पात और जो बात बेमनस्ता खत्म कही। बेमनस्ता भैया हमारे बिना खत्म किए जाए। अच्छा, पहल को आप कैसा लेते हैं जो जन संसद यूपी लाइफ टुडे और बी फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है? पहल तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐसा पहल करना चाहिए। अच्छा, और इसमें लोगों को बढ़ चढ़ के जो शिक्षित समाज है उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, क्या नाम आपका? चाचा आपके क्या लगा था जब आपका एक समय रहा जवानी वाला, लड़कपन वाला, वो दौर कैसन रहा, ये दौर कैसन बा? तो स्वभाव बड़े छोट के वहाँ लिहाज रखा था। अच्छा। जो बड़का कही जाए उसका छोटका मानत रहा। बड़का ज्यादातर सही कहत रहा कि गलतो कहत रहा? हाँ सही कहा था, मैंने लोग सही के मान हाँ, लेते रहे। सही मानत रहे। 4 जने वहाँ पंच बनावा रहे, पंच का कहना सब मानत रहा। तो नहीं माने तो का जुर्माना ओकरे ऊपर होता है, अच्छा, दंड देते रहे। अच्छा, तो वो नीक रहा कि ये नहीं हुआ? हाँ वो ठीक है। अच्छा, अब तो दुश्मना एक दूसरे से मिल ही नहीं चाहते, एक दूसरे नीचा दिखावे चाहते। अच्छा। तो भारत का इतना नीचा दिखावे चाहते। भैया जन संसद से जो है कहीं ना कहीं प्रकृति भी खुश है। हम लोग हम जो है प्रकृति के नेचर के अनुसार काम कर रहे हैं। देखिए बारिश भी होने लगी, सुहाना मौसम हो गया। अभी बहुत सब लोग गर्मी से भीगे हुए थे, तो अच्छा लग रहा था चाचा आपको? ये पहल होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, ठीक है। क्या नाम आपका दादा? अच्छा भैया अपन का नाम बा? लौकुश पांडे। अच्छा, क्या लागत आपके कि वर्तमान समय में सरकार के काम काज व्यवस्था सब चकाचक है कि मैंने कुछ कसर दिखाते हैं? नहीं, सरकार का काम घूम गए जी। हाँ देखा जाए तो कुछ सही है, कुछ गलत भी है। जो सही है उसके बारे में तो लोग जान ही रहे हैं। जो गलत काम हो रहा है, जैसे अभी जो पहल हुआ है यूपी सरकार की तरफ से, ये जो है दुकानदारों को, ठेला वालों को अपना नाम चिपकाना है, सस्ता करना है उसके, ये थोड़ा हमारे हिसाब से गलत है। और दूसरी चीज़ अभी पाठक जी ने कहा कि जैसे समाज में ये भी है कि मान लीजिए अभी हम सड़क पे जा रहे हैं, किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो लोग सहयोग करने के बजाय वीडियो बनाने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़। और दादा ने कहा कि पुराने ज़माने में बड़े बुजुर्ग होते थे, गांव में ही जो समस्या होती थी उसको पंचायतों में हल कर लेते थे, तो उनकी बात मानी जाती थी। आजकल के ज़माने में क्या है कि अगर है ऐसा अभी भी चल रहा है, लेकिन क्या है कि वो अपने ही पक्ष को बुलाते हैं, जिसका वो सपोर्ट करते हैं उन्हीं को वो बुलाते हैं।
कि पंचायत है, आप आइएगा, देखिएगा, हमारे बारे में कहिएगा। और जो जाता है वो बेशर्मी से जो है बेशर्मी से अपने उनके- पक्ष वाला करके चलाता है, चाहे वो गलत हो। चाहे वो गलत ही हो, हाँ। वो उनके बारे में ही, उनके बारे में कह के आ जाता है। बेशर्मी में कोई कसर नहीं बिल्कुल छोड़ता। बिल्कुल। मतलब वो ये भी नहीं सोचता कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोग जी, जो चीज़ों को जान रहे हैं वो हमको क्या कहेंगे। जी ये भय लोगों से, मतलब ये डर खत्म हो रहा है जी जी कि बड़का दादा काव कही है, चाचा काव कही है, फलाने सुनिए काव कही है। बिल्कुल बिल्कुल सही। जैसे पहले कह रहा ना भैया कि मतलब हम लोग जब गांव में छुटवार रहे हैं तो सड़की पे निकली तो डर होता रहा कि वो बड़के दादा देख लें, फलाने काका देख लें। कोई बड़के दादा और फलाने काका, उनका कोई जात नहीं था, उसी बड़के काका, बड़के दादा, बड़के बाबू, चाचा, काका, बाबा ही थे। वो किसी भी बिरादरी के थे, उनसे डर लगता था कि हम जो है रोड पे अगर जो है बदमाशी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, कुछ असामाजिक काम कर रहे हैं, तो एक डर होता था। तो ये भी अब खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी कहना चाहेंगे हम कि जैसे अब जैसे गांव में विवाद का जड़ काफ़ी जमीन वगैरह है, खेत खलिहान ये सब का विवाद रहता है। बहुत उसमें- विवाद है, बहुत विवाद है तो जमीन। ये संवाद, जन संवाद जो आप चलाए हैं, जो चल रहा है, इसको हम चाहेंगे कि आप गांव से लेके कस्बों शहरों तक जाएं और लोगों को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें, जिससे देश में एक नया और समाज में एक नया संदेश जाए। धन्यवाद आपका। भैया का नाम बा अपन? साचन सुवार मिश्रा। अच्छा, लोग काव कहते हैं जो पुरनका दौर फिर से आओ चाहे, यहाँ कुल देखा तो सब भागत बती जी नए दौर के तरफ, आप क्या ये कहेंगे? भैया राजनीतिक जब से बढ़ी है, हमको सारी समस्या राजनीति से, ग्राम सभा की राजनीति से दिखाई दे रही है। अच्छा, इसमें अब लोग- युवा नेता भी तमाम गांव गांव गली गली। जी। इसमें विवाद आए दिन विवाद झूठे करवा देते हैं। अच्छा, आप जो सही कहना है आप सही कहा नहीं कर सकते हैं, क्यों? राजनीति के चक्कर में। हम तो सबसे बड़ा दोष इसको ग्राम सभा की राजनीति देंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये वैमनस्यता खत्म करने के लिए, या पुराने दौर का तात्पर्य ये है कि लोगों में जो है सामूहिक इंसाफ हो, एक जो है सत्य के तरफ लोग खड़े हो, न्याय लोगों के अंदर हो, लोगों के अंदर जो है वैमनस्यता ना हो, प्रेम हो, उसी दौर की हम बात कर रहे हैं। पुराने दौर का तात्पर्य यही है। इस दौर को लाने के लिए सरकार कुछ पहल कर रही है कि नहीं कर रही है? सरकार पहल करे, लेकिन जब तक हम आप पहल नहीं कर पाएंगे तब तक ये चल नहीं पाएगा। अच्छा, जब तक संस्कार विहीन हम लोग हो गए ना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को सुझाव देना, ये सब सारी चीज़ें खत्म हो जा रही है ना। सारी समस्याएं तो यहाँ से हैं। जिस दिन हमको अपना संस्कार मालूम होगा कि हमको बड़े के साथ क्या करना चाहिए, हम चाचा की गाली क्यों दे रहे हैं, सारी समस्याएं की जड़ ये है, संस्कार। अच्छा, आप हिंदुस्तान में खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बस्ती में स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे मानते हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है। अच्छा, 60% सुधार हुआ है। अभी 40 अभी त्रुटि है, अच्छा, अभी त्रुटि है। ठीक है। ये लोग कह रहे हैं जो है कि पुराना दौर आना चाहिए और वो बेहतर था, ये ठीक नहीं है, और ये ठेले पर नाम जो है लिखना, ये मतलब क्या कहेंगे आप? देखिए, पुराना दौर तो वापस नहीं आएगा, मेरा तो फर्म बिलीव है, और मैं ये जानता भी हूँ। विज्ञान का अगर अध्ययन करें तो आप पाएंगे भी कि आदिम समाज से लेकर हम आधुनिक अत्याधुनिक पूंजीवादी समाज तक आ चुके हैं। तो समाज की यात्रा पलटेगी नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमको अपनी जड़ों से कटना नहीं चाहिए। जैसे हमारी जो जड़ें हैं ना, उससे अगर हम कट जाएंगे तो हमारे अपने वजूद का कोई पहचान नहीं होगा। हमारी जड़ें क्या हैं? हमारी जड़ें हैं कि हम सामाजिक रूप से आज भी, जब बहुत सारे साथी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि समाज में गिरावट है, मैं इकलौता भी सही, अगर मैं अकेले भी हूँ तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि समाज में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आज भी गांव में छप्पड़ उठाने की परंपरा है। अगर किसी के घर में आग लग जाए तो सब सहयोग करने के लिए आज भी तैयार हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आज भी जो है जिस तरीके से अभी राजनीति पे बात हो रही थी, नेताओं की जो इमेज है सोसाइटी में, आप सबसे पूछिएगा तो नेताओं के बारे में जो राय लोगों की है, वो राय आज भी न्याय पे आधारित है। तब जब जातिवाद, यहाँ लोग कह रहे हैं कि जातिवाद बहुत हावी है, चरम पे है, चरम पे लोगों का मानना है। हम ये अपने कल्चर से भी सीखे हैं, हम अपने समाज से भी सीखे हैं। और अभी हमारे एक बुजुर्ग कह रहे थे कि हमको संस्कार
ग्रहण करना हम अपने संस्कार से भी सीखे हैं। हमने हमेशा जो है मानवता को सर्वोपरि रखा जी। और मानवता से बड़ा कोई धर्म हमने माना नहीं है, और ये हमारे सोसाइटी के कल्चर में रोज नजर आता है, आज भी नजर आता है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत सिर्फ यही है कि हम आज भी सामूहिक फैसले नहीं लेते। जैसे आप खराब से खराब आदमी को जनता के दरबार में खड़ा कर दीजिए और माइक दे दीजिए तो धर्मात्मा की तरह बोलेगा, लगेगा कि उससे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी उसके सामने बैठे समाज का उसके अंदर डर है। अब वो समाज का डर जब तक आदमी को सही बोलने के लिए मजबूर करता रहेगा तब तक नैतिक मूल्य खत्म नहीं होते। पर समाज के बीच का रिश्ता कमजोर पड़ा है। वो रिश्ता कैसे कमजोर पड़ा है? जो अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि समाज में हर व्यक्ति के साथ में हमारा रिश्ता था, वो हमारा काका था, वो हमारा दादा था, वो हमारा चाचा था, वो हमारा भाई था। गांव में महिलाएं हमारी भाभी थी, दीदी थी। तो ये जो समाज समाज किस जात की है, किस बात की है, किस धर्म की कोई मतलब नहीं था। कोई फर्क नहीं था। जैसे हम लोग जब बचपन में देखते थे, हम लोग आते थे तो रहमान चाचा थे, अब्दुल चाचा थे, विजय कुमार चाचा थे, जो है कोई भी था, मतलब वो चाचा काका दादा बाबा ही थे। हाँ। वो हमारे लिए ना तो हिंदू थे, ना तो मुस्लिम थे, ना तो कोई उनकी जात। अब मैं आज भी देखता हूँ, अभी आप ठेले पर किसी का नाम लिखवा लीजिए, फल के ठेले पर कावड़िया वाला जो भी फैसला आया है। लेकिन भारत का कल्चर क्या है? भारत का कल्चर ये है कि पंडित जी के साथ में हमारे गांव में, मैं अपने गांव की बात करता हूँ, पंडित जी के साथ में जो वाहिद चाचा जाते हैं वो सत्यनारायण की कथा वैसे ही कहलवाते हैं, वो रामायण में वैसे ही पार्टिसिपेट, उनको हिंदू मूल्य के संस्कार बहुत अच्छे से पता है किसी नौजवान की तुलना में, और वो 5 वक्त के नमाजी भी हैं। ये हमारे देश का कल्चर है। इस कल्चर को कोई नहीं खत्म कर सकता, अगर आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। भारत की परंपरा है कि यहाँ पर ब्राह्मणों में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नवरात्रि में फलाहारी पे 9 दिन गुजार लेता है, लेकिन बंगाल का ब्राह्मण उसी वक्त जो है वो मछली भी खाता है नवरात्रि में। अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग कल्चर है। इस मिट्टी में हम सबके खून है, हम सबका पसीना है, हम सबकी भावनाएं हैं, और हम सबको मिलकर ही सोसाइटी बचाना है। और वो तभी बचा पाएंगे जब इसी तरीके की जनसंसद हम अपने हर गांव में बहाल करेंगे। अगर ये जनसंसद बहाल हो जाएगी तो जो हमारा नेता है वो आवारा नहीं हो पाएगा। जैसे उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। आज जो नेता किसी दल के नेता को चुनने वो आवारा हो जाता है, 5 साल में वो उसके घर में तरक्की आती है, लेकिन हमारे गांव में तरक्की की छींटें नहीं पड़ती। वो क्यों? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। आपका प्रधान आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका बीडीसी आपके कंट्रोल में नहीं है, जिला पंचायत सदस्य आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका विधायक आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका एमपी आपके कंट्रोल में नहीं है, और सरकारें तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो आपके कंट्रोल में क्यों नहीं है? जबकि जनतंत्र क्या है? जनतंत्र एक है जहाँ शासन के काम में जनता भाग ले। हम तय करेंगे कि हमारे गांव का नाली कैसा बनेगा, हम तय करेंगे कि हमारे गांव की सड़क कैसी बनेगी, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होगी। एक साथी कह रहे थे कि स्वास्थ्य सुविधाओं का हालत में सुधार हुआ है। निश्चित तौर पर सुधार हुआ है, बहुत सारे हॉस्पिटल बढ़ गए हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे कि अगर बेसिक रूप से नेफ्रोलॉजिस्ट की जरूरत हमको पड़ जाए, जिसको यूरिनली इन्फेक्शन हो जाए, तो यहाँ पर डायलिसिस की सुविधा और नेफ्रोलॉजिस्ट कौन है हम नहीं जानते। हमारे बस्ती डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है। हार्ट अटैक अगर हो जाए तो वो या तो लखनऊ भाग के जाएगा या तो फिर जो है वो गोरखपुर की तरफ जाएगा। हार्ट अटैक में इमीडिएट इलाज चाहिए, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट की भारी कमी है। ठीक है, और ये क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हम इस तरीके की जनसंसद नहीं लगा रहे हैं। शिक्षा पे आप देखिए, शिक्षा एक बिकाऊ माल बन गई है। हम लोग जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, कॉलेजों में पढ़ा करते थे, तो नारा लगाते थे कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। आज शिक्षा जो है आपके जेब के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल। एक गार्जियन अपने बच्चे को जवाब नहीं दे पाएगा जब उसका बच्चा बड़ा होकर प्रश्न करेगा कि पिताजी आप अगर हमको MBBS करा देते तो हम भी डॉक्टर हो जाते, और आप हमको MBBS इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि आप MBBS की पढ़ाई के लिए करोड़ों जो खर्चा है वो खर्चा नहीं कर पाए। तो बाप क्या सोचता होगा? बाप सोचता होगा कि काश मैं अपनी सारी ज़मीनें बेच देता। जिस ज़मीन के साथ में उसका एक रिश्ता है, भाई प्रकृति के साथ रिश्ता हमारे खेतों से शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने ज़मीन को, अपने जो है उस खेत को अपनी माँ मानते हैं, धरती को माँ मानते हैं। अब ज़मीन को स्क्वायर फीट में सौदे हो रहे हैं,
जमीन को उस पर रियल एस्टेट उद्योग पैदा हो रहा है। किसान के प्रति लोगों की भावनाएं क्यों नहीं है? क्योंकि खेतों के साथ में हमारा रिश्ता नहीं है। हम अनाज खरीद के लाते हैं तो उससे कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन जब अनाज अपने खेत में उगाते हैं तो अपनी फसलों के साथ में हमारा रिश्ता होता है। आप अपने गमले में एक बार गुलाब उगा के देखिए, उस गुलाब के फूल के साथ में आपका रिश्ता होगा। तो ये जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्तों का बिखराव ही समाज की इस दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है। जो भी हमको अनैतिकता दिख रही है वो हमारे इन रिश्तों के बिखराव के कारण है, और इन्हीं रिश्तों को जोड़ने का नाम है जनसंसद। जनसंसद का मतलब है कि हम फिर से मिलेंगे, फिर से बैठेंगे और तमाम समस्याओं पे बात करेंगे। आप देखिएगा कि आज भी हमारे अंदर जो हमारा अंतस है, हमारा अंतर्मन है, वो बहुत ही साफ है, बहुत ही सुंदर है, और उससे सुंदर कुछ और नहीं है। ऐसी व्यवस्था क्यों है हमारे देश में कि जितना दर्द उतना मुनाफा? अभी पहले जो स्वास्थ्य का पूरा क्षेत्र था, इसको सेवा माना जाता था, पूरी तरीके से सेवा का बिल्कुल क्षेत्र माना बिल्कुल जाता था। डॉक्टर भगवान का रूप मानते हैं लोग। विगत कुछ वर्षों में इसने जो है एक उद्योग का रूप ले लिया है। इसको लोग जो है एक बिजनेस के नज़रिए से देखने लगे हैं। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, तमाम कारपोरेट घराने भी आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा भी उसी में शामिल है। शिक्षा भी उसी में शामिल है जी। और इसमें जो है, इसको जब से इसने कारपोरेट का रूप लिया है, तब से जो है मरीज एक फायदे का वो बन गया है, संसाधन बन गया है पैसा निकालने का। तो अब तो बड़े बड़े कारपोरेट जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर को टारगेट दिए जाते हैं भाई कि आपको इतने पैसे बना के हॉस्पिटल को देने हैं या संस्था को देने हैं, तब आपको एक बड़ा मोटा पैकेज सैलरी के रूप में दिया जाएगा। तो उसको जो है अभी हमारे समाज की जागरूकता की कमी के कारण ये जो बहुत ही गंभीर विषय है, इसको समाज ने छोड़ दिया, ऐसे ही ढीला छोड़ दिया या इस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। ये जो है व्यापार बन गया है। ये सेवा थी, सेवा से बन गया है व्यापार। इसलिए जो है आज जो गरीब आदमी है या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वह अच्छे इलाज की कल्पना ही नहीं कर सकता है। अभी के दौर में लोगों को इस पर खड़ा होना होगा। और कई बार तो देख रहे हैं हम लोग कि कई बड़े जो स्वास्थ्य समस्या है उसके लिए हम दोषी भी नहीं होते। जैसे कि हम लोग जिस रीजन में यहाँ पे रहते हैं, जिस बेल्ट में रहते हैं, गंगा बेसिन वाला जो बेल्ट है जी, यहाँ पे पेट के कैंसर, खासकर गॉल ब्लैडर के कैंसर देश के अन्य हिस्सों की तुलना में 8 गुना ज़्यादा है। 8 गुना ज़्यादा है। तो और देश के अन्य हिस्सों की तुलना में 8 गुना ज़्यादा है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि क्यों ज़्यादा है। बिल्कुल, इस पर कई रिसर्च पेपर आए हैं। एक जापान और SGPGI की संयुक्त टीम ने 2021 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें ये कहा गया था कि गंगा नदी और गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की वजह से यहाँ पे जो है पेट के कैंसर, खासकर गॉल ब्लैडर कैंसर के केस 8 गुना तक ज़्यादा है। ये जो है इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक ये समस्या है गंगा नदी के साथ साथ में। तो इसके पीछे जब जाएंगे कि गंगा नदी में प्रदूषण क्यों है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है वो, या महानगरों के जो नाले निकल रहे हैं, वो जो है इसके बड़े सोर्स हैं। उसी में 10-12% हिस्सा आता है एग्रीकल्चर कॉर्प का, जो हम लोग रासायनिक केमिकल इस्तेमाल करते हैं इसका। लेकिन एक समाज के आखिरी पायदान पे खड़ा व्यक्ति, जिसका जो है उस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, उससे वो कोई लाभ नहीं उठा पा रहा है, फिर भी उसको जो है इस तरीके की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना उस उद्योग की वजह से करना पड़ रहा है। उसकी कौन सी गलती है? अगर कोई नदी के किनारे जो अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको पेट का कैंसर हो जाता है, गॉल ब्लैडर कैंसर हो जाता है या पैंक्रियाटिक कैंसर हो जाता है उसी प्रदूषण की वजह से, उसका क्या दोष है इसमें? उसके मुनाफे में उसका एक भी पैसा उसको नहीं, पैसे में नहीं मिलना है, एक भी पैसा नहीं मिलना है, बल्कि उसको सही टाइम पे सही इलाज भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। तो इस पे जो है लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ कैंसर ही नहीं, बहुत सारी बीमारियाँ, जैसे अभी शहरों में या गाँव में इस समय जो है बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो अभी तमाम तरह की वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होंगी। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो मतलब कीड़े मकोड़ों से फैलने वाली बीमारियां हैं, खासकर मच्छरों से, इसके जो है संख्या में भारी इजाफा होगा। डॉक्टरों के पास बुखार, डेंगू, मलेरिया, इन सब के पेशेंटों की भीड़ लग जाएगी। इसके रोकथाम के लिए हमारी सरकारें क्या कर रही हैं या हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जैसे हमारे नगर पालिका में हो गया
कि बस्ती में कहीं भी किसी भी गली में खड़े होंगे तो आपको दिन में ही मच्छर काटने लगेंगे, ठीक है। और आपको पता ही होगा डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, लेकिन हमारे नगर पालिका अध्यक्ष या हमारे गांव के ही जनप्रतिनिधि इस पे क्या करते हैं, उनका इस पे क्या इनिशिएटिव है। और अगर वो नहीं करते हैं तो हम लोग को चाहिए कि उनको इस चीज़ के लिए मजबूर किया जाए कि आप जो है जिस चीज़ के लिए बनाए गए हैं या जिस चीज़ के लिए आपको पावर दिया गया है उस पर काम करिए। तो ये जो समस्याएं हैं इस तरीके की जागरूकता इस पे लोगों में होनी चाहिए ताकि लोग अपनी आवाज़ उठा पाएँ और जनप्रतिनिधियों को इस पे कदम उठाने के लिए मजबूर करें कि हमारी जिसमें गलती नहीं है। मच्छर नालियों में पानी साफ़ नहीं हो रहा, उसकी वजह से पैदा हो रहा है मच्छर, या नदियों में प्रदूषण हो रहा है, इंडस्ट्रियाँ अपना वेस्ट डाल रही हैं, उसमें मेरी क्या गलती है। उससे अगर हम बीमार हो रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल। तो और उसकी सज़ा हमें क्यों मिल रही है? हाँ, उसकी सज़ा हमको क्यों मिल रही है? तो ये बहुत बड़ा मैटर है। इस पर कोई इंडिविजुअल एक आदमी अपनी जो है ताकत से इसमें कोई परिवर्तन नहीं ला पाएगा। इसमें जब भी परिवर्तन आएगा तो कोई बड़ा राजनीतिक पहल ही इसमें परिवर्तन ला सकता है, लेकिन उस राजनीतिक पहल के लिए हमको इन जनप्रतिनिधियों के उस पर जो है दरवाज़ा खटखटाना होगा। जो एसी में बैठे हुए हैं अपने कान बंद करके, उनको बताना होगा कि हम जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस पे आपको इनिशिएटिव लेना होगा या इस पे काम करना होगा। इसके लिए ये जो जन संसद कार्यक्रम है, इसके लिए गांव-गांव में जाइए, लोगों की जो समस्याएं हैं बेसिक उस पे जो है बात करिए और लोगों की इस तरीके की जो आवाज़ है वो बड़े मंच तक पहुंचाइए। हम जो है आप लोगों का स्वागत करते हैं पूरी टीम का कि आप लोगों ने ऐसा जो है इनिशिएटिव लिया है कि लोगों की आवाज़, लोगों के विचार बड़े मंच तक ले जा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का नहीं, आप लोग का भी बहुत वो है सर, इंडियन फाउंडेशन से आपने और अमित भैया ने आप लोगों ने अच्छा वो किया है जी, धन्यवाद इसके लिए। और आगे इस तरीके के और भी जन संसद लगाइए, गांव में जाइए, लोगों से जुड़िए। जो लोग इसको देख रहे हैं वीडियो, अगर वो चाहते हैं कि इस तरीके की परिचर्चा आप लोगों के बीच में, आप लोगों के गांव में हो, तो आप जो है नीचे एक नंबर दिया जा रहा है, फ्लैश कर रहा है, वो हमारे भाई राजकुमार पांडे जी का नंबर है। आप जो है यूपी लाइव टुडे से हैं और उस पर आप बात करके आप अपने यहाँ जन संसद का कार्यक्रम करवा सकते हैं या उसके लिए आप डेट ले सकते हैं, ताकि आपके यहाँ यूपी लाइव टुडे पहुँचे और आपकी आवाज़ को एक बड़े मंच तक पहुँचाए। धन्यवाद। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हम सबकी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जब चुनाव होता है तो उस समय जो है नेताजी गांव-गांव पहुंचते हैं, घर घर पहुंचते हैं कि भैया हम जीतेंगे तो हई करा देंगे, भैया हम जीतेंगे तो हो करा देंगे। ये लोग कराते कुछ नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो इनको करने की ज़रूरत है, उस पर भी ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। इनको कराना पड़ेगा, इनकी जवाबदेही तय करेगा जन संसद। बी इंडियन फाउंडेशन के साथ यूपी लाइव टुडे, मैं राजकुमार पांडे, नमस्कार। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.